कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी और एक औरत को देखते हैं। आदमी का नाम सेंजी है और औरत का नाम सचान। मौसम खराब था और तेज बारिश हो रही थी। वो दोनों रिवर के पास आ जाते हैं। सचान उससे कहती है कि हमें साथ जाना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। इसके बाद वो दोनों एक लाल थ्रेड को अपने हाथों से बांध लेते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों रिवर में कूदकर अपनी लाइफ देने वाले हैं। पर इससे पहले कि वो यह कर पाते, अचानक से वहाँ ट्रकून आकर इन दोनों को हिट कर देता है और इस तरह हमें पता चलता है कि इस दिन एक महान राइटर और उसकी गर्लफ्रेंड मारे गए। अगले सीन में हम फिर से सेंजी को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को एक चर्च जैसी जगह पर पाता है। वो कहता है कि क्या यही वो जगह है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं। देखने में उसे यह जगह वेस्टर्न टाइप लग रही थी। तभी एक आवाज आती है जो कहती है, नहीं, यह वो जगह नहीं है जहाँ लोग मरने के बाद आते हैं। तुम्हारा स्वागत है एडवेंचरर सेंजी। वो पूछता है कि वो कौन है। इस पर वो बताती है, मैं दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को गाइड करती हूँ और मेरा नाम अनेट है। वो उसे यह दुनिया दिखाती है और कहती है कि यह उसकी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ हर तरह की बीस्ट, मॉन्स्टर और डीमन रहते हैं। तुम इस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आए हो ताकि इस दुनिया के लोगों की मदद कर सको और इसी अंधकार से छुटकारा दो। यानी कि सेंजी जो मरना चाहता था वो अब इस दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो आगे कहती है, एडवेंचरर सेंजी, तुम्हें एक मिशन दिया गया है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि सेंजी ने पॉइजनस पिल्स खा ली हैं फिर से जान देने के लिए। लेकिन अनेट अपना डिटॉक्सिफाई मैजिक यूज करके उसे वापस से ठीक कर देती है। सेंजी उसे कहता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी लिव नहीं करना चाहता, तो तुम मुझे परेशान कर रही हो। लेकिन अनेट बताती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि तुम एक हीरो बनोगे जो एक महान मिशन करके इस दुनिया को बचाएगा। सेंजी कहता है कि उसे इस दुनिया की कोई केयर नहीं है और फिर से उन पिल्स को उठाकर खाने लगता है। वो उसे आगे बताती है कि उसे चुना गया है, वो चोजन वन है। जिस पर सेंजी कहता है, किसने चुना? मैं नहीं चाहता था कि मुझे इस महान काम के लिए चुना जाए। अनेट आगे एक्सप्लेन करती है कि उसे ट्रकून ने हिट किया था, जो असल में सिर्फ उन्हीं लोगों को हिट करता है जो अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। इसीलिए ट्रकून उन्हें हिट करके एक नई लाइफ शुरू करने का चांस देता है और यह मौका तुम्हें भी मिला है, तुम्हें यह मौका वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेंजी गुस्से में कहता है, तुम्हारे उस ट्रकून ने मेरे एक बहुत ही खास मोमेंट को बर्बाद कर दिया जो मैं सचान के साथ बिताने वाला था। और वैसे भी तुम होती कौन हो इस चीज का डिसीजन करने वाली कि कौन अपनी लाइफ में खुश है और कौन नहीं। इसके बाद सेंजी एक सिगरेट जलाता है और स्मोक करने लगता है अपने आप को और ज्यादा कमजोर करने के लिए। अनेट उसके स्टैट्स देखती है कि आखिर वो कितना पावरफुल है, क्योंकि दूसरी दुनिया से आने वाले हर एक इंसान के पास कोई ना कोई खास पावर होती ही है, तो सेंजी के पास भी होनी चाहिए। पर उसके स्टैट्स देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका लेवल 1 था और बहुत ही ज्यादा वीक, जो कि हैरानी की बात थी क्योंकि इस दुनिया में आने वाला कोई भी नया एडवेंचरर आज तक इतना कमजोर नहीं हुआ जितना कि सेंजी है। अनेट सोचती है कि शायद जरूर ट्रकून से कोई मिस्टेक हुई होगी जो सेंजी इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। सेंजी यहाँ से बाहर जाने लगता है और अनेट उसे रोककर कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम इस दुनिया में इतने वीक होने के बावजूद बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। इस पर सेंजी कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो बाहर जाकर सबसे पहले मरने के लिए एक सबसे अच्छी जगह देखेगा। लेकिन अनेट उसे एक चीज सजेस्ट करती है कि जाने से पहले वो कम से कम एक प्रोफेशन चूज कर ले कि आखिर वो इस दुनिया में क्या बनना चाहता है। इस पर सेंजी कहता है, इसमें चूज क्या करना है, मैं एक पैदाइशी राइटर हूँ। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अनेट सोचने लगती है कि आज तक वो कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिली। वो हर किसी नए बाहर की दुनिया से आने वाले से मिलने पर एक्साइटेड होती थी। हर कोई किसी ना किसी वे में ताकतवर था। अनलाइक सेंजी, वो कब से ऐसे ही किसी इंसान के आने का इंतजार कर रही थी। सेंजी बाहर आता है और वो अभी भी वो जहरीली पिल्स ऐसे खा रहा था जैसे कैंडी खा रहा हो। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो हेल्प के लिए पुकार रही थी। वो लड़की सेंजी को देखती है और हेल्प मांगती है, लेकिन सेंजी क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है, मरती हुई औरतें वाकई खूबसूरत लगती हैं। इस पर वो लड़की कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, जल्दी करो और मुझे बचाओ। सेंजी उसे बचाने की एक्टिंग करता है और कहता है, देखो मेरे हाथ तुम तक नहीं पहुंच पा रहे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसके तुरंत बाद वो ट्री मॉन्स्टर अपनी जड़ों से सेंजी को भी पकड़ लेता है और अब वो दोनों एक साथ लटक रहे हैं। लड़की कहती है, देखो तुम्हारी वजह से अब हम दोनों मरने वाले हैं। फिर वो लड़की बताती है कि ट्री मॉन्स्टर के पास लाइफ फोर्स खींचने की पावर है, जिससे वो हमारी लाइफ फोर्स खींचकर हमें मार डालेगा। वेल, सेंजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो अच्छा ही है कि रास्ते में उसे कोई मिल गया जो उसे मारने वाला है। वो ट्री मॉन्स्टर ऐसा ही करता है और दोनों की लाइफ फोर्स खींचने लगता है। पर सेंजी की बॉडी में पॉइजन है और नेगेटिव लाइफ फोर्स, जिसे अब्सॉर्ब करके बेचारे ट्री मॉन्स्टर में ही पॉइजन फैलने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों बच जाते हैं।
सेंजी फिर से एक बार अनइंटेंशनली बच गया था, लेकिन कैट की तरह दिखने वाली ये लड़की सेंजी को देखकर हैरान है कि ये चीज क्या है। तभी एक ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई देती है जो कहती है, सेंजी ने ट्री मॉन्स्टर को 300 का पॉइजन डैमेज देकर मार दिया है और उसका लेवल 1 से 3 हो जाता है। वो लड़की कहती है, तुम तो काफी पावरफुल हो जो ट्री मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। सेंजी दुखी था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। वो अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका है और हर बार फेल रहा। वो लड़की कहती है, मुझे हैप्पी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ उसके टाउन चलने के लिए इनवाइट करती है। उसे बचाने के लिए थैंक यू के तौर पर वो उसे उठाने की कोशिश करती है, जिस दौरान सेंजी की नजर अपने हाथ में बंधे उस लाल थ्रेड पर जाती है जो उसे सचान ने बांधा था और उसके बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है, अगर मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया हूँ तो शायद सचान भी इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई होगी और अब उसके पास लिव करने का नया पर्पस है, जो है सचान को ढूंढना और उसके साथ मिलकर वही काम करना जो अधूरा रह गया था। इधर अनेट गॉड से प्रे करती है कि वह फिर से सेंजी से मिले और अगले ही पल सेंजी दरवाजे पर था, जिसके पास वो दौड़ी दौड़ी जाने लगती है। लेकिन तभी उस नई लड़की को नोटिस करती है जो कहती है, सेंजी वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं। अनेट मन में सोच रही है कि यह कबाब में हड्डी कौन है। सेंजी अनेट से कहता है कि वो एक औरत जिसका नाम सचान है उसे ढूंढ रहा है, क्या वह इसमें उसकी हेल्प कर सकती है। एक और औरत कैट गर्ल उसे रियश्योर करती है कि वो उस औरत को जरूर ढूंढ लेगा और अगले टाउन कार्ट में चलने की एडवाइस देती है। अनेट कैट गर्ल के क्लोथ्स देखकर मारती है और कहती है, उसे पब्लिक में किसी मर्द का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। कैट गर्ल समझ जाती है कि इसकी बहुत जल रही है और कहती है, क्या तुम सेंजी से लव करने लगी हो। इस पर अनेट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कैट गर्ल पूछती है, फिर तुम साथ क्यों आई। अनेट बताती है, सेंजी दूसरी दुनिया से यहाँ आया है और बहुत वीक है। कैट गर्ल को वीक वाली बात पर ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि एक वीक आदमी ट्री मॉन्स्टर को हराकर उसकी जान नहीं बचा पाता, जो सुनकर अनेट खुद भी हैरान है और जल भी रही है कि सेंजी ने उसे नहीं बचाया। सेंजी इधर एक कॉफिन ढूंढ लेता है अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से और कहता है, तामा अनेट के घर सोने के लिए नहीं हो सकती थी और गुड नाइट कहकर सो जाता है। कैट गर्ल उससे कहती है, उसका नाम तामा नहीं है, पर वो दोनों उसका नाम तामा रख देते हैं। अगले सीन में हम तामा और अनित को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे थे सेंसे को खींचकर ले जाने में। इससे तामा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है, सेंसे तुम्हें पैदल चलना चाहिए, पर उसे सेंसे से कोई रिस्पांस नहीं आता। यह देखकर तामा थोड़ी घबरा जाती है और अंती से पूछती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। इस पर अंती उसका स्टेटस चेक करती है और कहती है, नहीं बल्कि वो रेस्ट इन पीस मोड में है। फाइनली वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं। तामा सेंसे को जगाती है। इसके बाद वो कॉफिन से बाहर आ जाता है और अपने चारों तरफ देखकर कहता है, ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। इसके बाद अनितेज ससे को पैलेस में चलने के लिए कहती है। यहाँ के किंग और प्रिंसेस से मिलने के लिए ये तीनों किंग के पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ किंग थॉमस और उसकी बेटी प्रिंस चार्लेट उनका स्वागत करते हैं। किंग कहता है कि वो इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे, इसीलिए रात को पैलेस में ठहरने के लिए इन्वाइट करता है। तामा और अनितेज के लिए उसका शुक्रिया करते हैं, पर किंग की ये कंडीशन है, उसे एडवेंचर स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो सेंसे से एक अच्छी सी एडवेंचर स्टोरी सुनना चाहता है। अब सेंसे जो एडवेंचर के नाम पर सिर्फ कॉफिन में पड़ा हुआ था कहता है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ कॉफिन में सोना कैसा लगता है। बेचारे किंग की ये सुनकर हालत खराब हो जाती है और सोचता है कि क्या वो उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। माहौल बिगड़ता देख अनत किंग से कहती है कि प्रिंसेस चार्लेट काफी सुंदर है। इस पर जवाब में किंग कहता है, हाँ उसकी जल्द ही शादी होने वाली है और मैं तुम लोगों की सलाह लेना चाहूंगा। इसके बाद किंग दो दावेदारों को बुलाता है, गोमेज एक बहादुर योद्धा और दूसरा ऑटो जिसे म्यूजिक बजाना काफी पसंद है। अब क्योंकि आए दिनों मॉन्स्टर्स अटैक करते रहते हैं और वो काफी बूढ़ा भी हो रहा है, इसीलिए उसे एक सूटेबल पर्सन चाहिए जो किंग बनकर राज्य है और चार्लेट को आने वाले खतरों और डीन से बचाए। चार्लेट भी श्योर नहीं है कि उसे किसे चुनना चाहिए, इसीलिए उसे भी सन से और उसके दोस्तों की ओपिनियन चाहिए। सन से कहता है, मुझे ये कैसे पता होना चाहिए उसका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा या कौन होगा, इसका फैसला सिर्फ चार्लेट को करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही खास फैसला है, ना कि हम जैसे एडवेंचरर से पूछना चाहिए जो अभी अभी यहाँ आए हैं। सेंसे किंग से यह तक कह देता है कि तुम किंग के थ्रोन की के हकदार नहीं हो। तामा और अनत सेंसे के रूड बिहेवियर के लिए किंग से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि वह कुछ ही वक्त पहले दूसरी दुनिया से यहाँ आया है, इसीलिए उसे माफ कर दीजिए। किंग उसे माफ कर देता है और सैन से भी बाहर चला जाता है। अब रात को सैन से जगा हुआ है और बाहर की तरफ देख रहा है। अंती उसे सोने के लिए कहती है, जिस पर सैन से कहता है कि वो कभी भी ठीक से नहीं सो पाता। फिर अंती शर्माते हुए सच्चन के बारे में
पूछती है पर वो कोई भी जवाब दे पाता। अनत एक पूंछ को देखती है जो तामा की थी और सनसे की गोमेज सो रही थी। अनत गुस्से में पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जवाब में तामा कहती है कि उसे ठंड लग रही थी तो वो यहाँ आ गई। दोनों लड़ने लगती हैं और से यहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ आगे जाकर वो चार्लेट को देखता है जो रात के सुंदर नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। नज़ारा वाकई काफी सुंदर है। झील इस चांदनी रात में और भी खूबसूरत लग रही है। बेशक मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसी में डूबकर अपनी जान दे दूं। खैर सैन से अपनी छोड़ चार्लेट की परेशानियों पर लाइट डालता है। चार्लेट कहती है कि गोमेज को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और वो उन आर्मी में सबसे बहादुर और ताकतवर है, इसीलिए उसे गोमेज को चूज करना चाहिए। और दूसरी तरफ ऑटो जो कि उसका बचपन का दोस्त है, जब भी उसने अपनी लाइफ में डाउन फील किया उसके म्यूजिक ने उसे अच्छा फील कराया। सेन से कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम अपने पिता की फिक्र करती हो, पर मैंने खुद अपनी लाइफ में किसी की सलाह नहीं ली कि मुझे कैसे जीना चाहिए। तुम्हें भी अपने फैसले खुद लेने चाहिए। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजा फिर से उन तीनों को बुलाता है और बताता है कि चार्लेट ने फाइनली चूज कर लिया है कि वो किससे शादी करने वाली है और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम लोग विटनेस के तौर पर यहाँ रहो। चार्लेट आती है और सरप्राइजिंगली सिंसे को अपने हस्बैंड के तौर पर चूज कर लेती है और कहती है मैं सिंसे के साथ जीना और मरना पसंद करूंगी। कमी दोई चार्लेट बताती है कि भले ही बुरे वक्त में ऑटो की म्यूजिक न्यूज से अच्छा फील कराया हो, लेकिन वो डर है और उसे बस इस चीज की चिंता है कि वो अपना नया गाना किसे सुनाए। यहाँ तक कि रात भी बैकग्राउंड म्यूजिक वहीं बजा रहा था और दूसरा गोमेज वो भले ही ताकतवर है पर वह बांस मारता है। राजा ये देख परेशान है कि उसने ये क्या तमाशा लगा रखा है, लेकिन चार्लेट कहती है माई लाइफ माई रूल्स। इधर गोमेज इस बात से नाराज है कि उसने उसे बदबूदार कैसे कहा। वो अपना मास्क उतारता है और रिवील होता है कि वो डार्क लॉर्ड का सर्वेंट है जो चार्लेट से शादी करके उसका राज्य हथियाकर अपने डार्क लॉर्ड को गिफ्ट में देने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी इतनी शातिर है जो उसने इतने अच्छे बेस के अंदर मुझे पहचान लिया। सन से चार्लेट की इस चीज के लिए तारीफ करता है, पर चार्लेट कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उसे नहीं पता था कि वो डार्क लॉर्ड का सर्वेंट है। उसने वैसा कहा क्योंकि वो वाकई वास मारता है। सच में वैसे भी अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, तुम सबको मरना होगा। गोमेज हर तरफ तबाही मचाने लगता है और तावा उसे रोकने के लिए उसका सामना करती है और 2-4 किक मारती है, पर इससे गोमेज का कुछ नहीं होता। वो उसको सींग भी तोड़ने की कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है। पीछे ऑटो हनी सिंह की तरह इस सिचुएशन में भी म्यूजिक बजाने लगता है। इस दवाबाही के बीच सन से गोमेज के सामने 2 शब्दों की अपनी रिक्वेस्ट रखता है और कहता है सुन मोटी बुद्धि वाली गाय, क्या तुम हम लोगों को पहले मार सकते हो? अगर ऐसा हो जाता तो मेरी किस्मत पर 4 चांद लग जाएंगे। सन से चार्लेट का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसने उसके साथ मरने की कसम जो खाई थी। गोमेज कहता है ठीक है, तुम्हें ठिकाने लगाने के बाद मैं इस राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा और सभी लोगों को चुन चुन कर मारूंगा। सन से कहता है जो मर्जी आए वो करना, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पर चार्लेट को यह सब अच्छा नहीं लगता। गोमेज अपने सींग पहने करता है और तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ता है। इस दौरान चार्लेट रियलाइज करती है कि नहीं, वो मरना नहीं चाहती क्योंकि उसके बाद इस राज्य और इसके लोगों का ख्याल रखने वाला कोई और नहीं होगा और सिंसी के साथ मरने के डिसीजन को रिग्रेट करती है। अब इससे पहले कि गोमेज इन दोनों को हिट करता, चार्लेट कहती है नहीं, मैं मरना नहीं चाहती बल्कि अपने राज्य के लोगों का ख्याल रखना चाहती हूँ और आने वाले हर खतरे से इसे बचाना चाहती हूँ। सन से उसकी फीलिंग समझ जाता है और यह भी कि वो आखिर सच में चाहती क्या है, इसीलिए वो एनम के बट चार्लेट को रास्ते से हटा देता है। अब इससे पहले कि गोमेज अपने सींग को सिंसे की बॉडी के आर पार करता, अनित्य होश में आती है और अपने मैजिक का यूज करके बैरियर और लाइट की सीड बना देती है। इससे गोमेज के सींग ब्रेक नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। तामा भी मौका देखकर वाइल्ड कैट स्ट्राइक नाम का अटैक गोमेज पर थ्रो करती है। इसके बाद वो महल से सीधा बाहर गिरता है। अनत और तामा जान बचाने के लिए एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। इधर किंग अपनी बेटी से माफी मांगता है और एक सही फैसला लेता है जो चौथा अपनी बेटी को राज्य की कमान सौंपना, और इस तरह चार्लेट अब यहाँ की नई क्वीन बन जाती है। इधर अनत और तामा फिर से सिंसे का कॉफिन खींच कर ले जा रही होती हैं और उन्हें डाउट है कि क्या चार्लेट का क्वीन बनना सही है क्योंकि वो बस 16 साल की है। इस पर सेंस कहता है हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसका खुद का डिसीजन है। वैसे भी मरती हुई औरतों से ज्यादा खूबसूरत अपने खुद के पैरों पर खड़ी होने वाली औरतें होती हैं। अगले सीन में हम तीनों को एक रॉकी सी प्लेस पर देखते हैं जहां तामा कहती है कि उसे भूख लग रही है और इसी दौरान हमें उनके लेवल्स के बारे में और उनकी पावर के बारे में भी पता चलता है। तामा का लेवल 15 स्किल्स है, कैट पंच, कैट केक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक अने 19 लेवल स्किल्स है, क्यर यानी कि हीलिंग, डिटॉक्स और सीड, और सिंसे जिसका लेवल 3 नो स्किल्स और बॉडी में जहर ऊपर से। खैर अब इन्हें पहुंचना था गुरु नाम के शहर में जो तामा का होम टाउन भी है, जहाँ के
ये अभी भी कुछ दिनों का सफर बाकी है, पर इससे पहले नेते ज्विटर टेम्पल पर रुकना चाहती है क्योंकि बाहरी दुनिया से जो भी आता है वो इन 4 टेम्पल में से किसी एक पर टेलीप होता है। इसके बाद उनका सफर डार्क लॉर्ड के कैसल पर खत्म होता है, पर क्योंकि ससे का गोल डार्क लॉर्ड को हराना नहीं है, इसीलिए उन्हें हर एक टेम्पल पर जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। और वैसे भी वो खुद भी नहीं चाहती कि सेंसे डार्क लॉर्ड से पंगा ले। उसकी इतनी चिंता करते देख तामा कहती है, तुम शायद सैनसे से प्यार करती हो, पर जिस औरत के बारे में मैं सन से बात कर रहे थे जिसका नाम सचन है, क्या पता वो सनसे की लवर हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तामा कहती है कि उसने सैंस के साथ सफर पर जाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है, तो उसे नहीं लगता कि उसकी टेम्पल में एंट्री अलाउड भी होगी। पर अनत कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उसने अपने परिचित के हाथों इस्तीफा भिजवा दिया है। वैसे क्या वो चीज तुम्हारी परिचित है? अनीत उसे यहाँ देखकर शॉक थी, जिसका मतलब उसने उसका रेजिग्नेशन लेटर डिलीवर नहीं किया था और सैंसी का खून चूसने में बिजी था। अनित्य उसे डांट है और वो अपने मुंह से उसका रेजिग्नेशन लेटर बाहर निकालता है। सेंसे को यह चीज काफी प्यारी लगती है और वो उसका नाम मेलोस रख देता है, जो उसे भी काफी पसंद आता है। इतना करने के बाद वो फिर से कॉफिन में सो जाता है। तभी आसमान से एक बड़ा सा ड्रैगन इनके सामने आ धमकता है, जिसे देखकर तामा और अनत दोनों की हालत खराब हो जाती है। तामा कहती है कि यह तो दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रैगन है, पर यह यहाँ क्या कर रहा है? तभी कोई उस ड्रैगन को रियो का नाम से पुकारता है और कहता है रुक जाओ। फिर वो एक सीक्रेट लैंग्वेज में उससे बात करके उसे शांत कर देती है। तामा और अनत यह देख हैरान है कि उसने ड्रैगन को कैसे काबू में कर लिया। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो कहती है इस एरिया में मेरे मॉन्स्टर घूम रहे हैं, तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। पीछे उस कॉफिन को देखकर उसे लगता है कि पहले ही कोई मर चुका है, लेकिन सेंसे बाहर आकर कंफर्म करता है कि नहीं, वो बस आराम कर रहा था। अन्यते सेंसे को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है थोड़ा टेढ़ा है, पर बाहरी दुनिया का यह छोरा है। बाहरी दुनिया का नाम सुनकर वो किल मोड में आ जाती है, जैसे भारी दुनिया वाले उसके जानी दुश्मन हो। वो उसे मारने का मन बना लेती है, मैजिक अटैक उसकी तरफ थ्रो करती है। अन्यते शील्ड बना लेती है, पर अटैक इतना पावरफुल था कि वो उसे रोक नहीं पाती। अन्यत ये देख कहती है कि वो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। सेंसे को बचाने के लिए दोनों उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, पर उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि वो उसके सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसके गले का मार्ग उन्हें डार्क लॉर्ड जैसा लगता है। इससे वो समझ जाती हैं कि वो इतनी पावरफुल क्यों है। सेंसे दोनों को पीछे हटने के लिए कहता है, सिंस उसकी दुश्मनी सिर्फ बाहरी दुनिया वालों से है, और अपने आप को उसके हवाले कर देता है और कहता है तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वो मौका नहीं गवा। मेरा नाम वॉल्ट डेलिया है, बाहरी दुनिया से आए एडवेंचरर। इतना कहकर वह जाने लगती है। अनत और तामा की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। वो ससे को ब्लीड करता देख खुद भी बेहोश हो जाते हैं। ससे फिर से खड़ा हो जाता है और वॉल्ट डेलिया के पास आकर कहता है तुम्हारी तरह मैं भी किसी से बहुत नफरत करता था, इतना कि उसे मैंने धमकी भरा लेटर तक भेज था, और शायद तुम भी अभी इस कंडीशन में हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में काफी दर्द है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? उसकी अचानक से खड़े होकर ये डायलॉग मारना और उसकी चिंता करना, यह देख वल्लिया की हालत खराब हो जाती है और वो अपने ड्रैगन पर बैठ के भाग निकलती है। इसके बाद ससे फिर से गिर जाता है। मेलोस पत्थर के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था, इसीलिए वो कारपेट बनकर उन तीनों को लेकर एक टेम्पल पर पहुंच जाता है, जिसकी प्रीस्ट यानी कि बिशप अनीति की दोस्त ईशा थी। अगले दिन हम सेंसे को एक शॉप पर देखते हैं जो वहाँ से पॉइजन की एक बोतल खरीदता है। दुकानदार बताता है कि एक बहुत ही अच्छी पॉइजन है मॉन्स्टर्स पर यूज करने के ये, लेकिन सेंसे खुद ही वो पॉइजन पीने लगता है क्योंकि उसकी तबीयत जरूरत से ज्यादा जो अच्छी हो गई थी। खैर अनत ईसा की मदद के लिए शुक्रिया कहती है और पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे बाहरी दुनिया से आई औरत को जानती है जिसका नाम सच्चन हो। इस पर ईसा कहती है कि नहीं, उसने यह नाम कभी नहीं सुना। पर ईसा अनत से गुस्सा है क्योंकि उसने बाहरी दुनिया से आए इंसान के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि बाहरी दुनिया के लोग अच्छे नहीं होते। इस दुनिया में आने के बाद जो पावर उन्हें मिलती है वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तभी यहाँ पर एक रैपर आता है, भूरे बच्चन जी, जो उन दोनों से कहता है हे लेडीज, तुम दोनों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। वो अपना नाम कोताह बताता है और कहता है कि मेरे साथ तुम लोगों को थोड़े मजे कर लेने चाहिए, मेरे पास अनलिमिटेड मनी की स्किल्स है, आओ तुम लोगों को शॉपिंग कराऊं। लेकिन वो उस ठरकी को भगा देती हैं, जिस पर कोताह कहता है कि वो अपने अपमान का बदला लेकर रहेगा। देखा, ये सारे भारी दुनिया वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन नेति उससे कहती है नहीं से अलग है, यहाँ तक कि उसके पास कोई स्किल भी नहीं है। आगे बताते हुए कहती है कि इसके बावजूद
बावजूद भी उसने डार्क लॉर्ड से उन दोनों को बचाया। ये सुनकर ईसा हैरान रह जाती है और रिवील करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डार्क लॉर्ड को बाहरी दुनिया वालों ने 7 दिन पहले ही हरा दिया है, जो जानकर अनंत शॉक रह जाती है। अगले सीन में हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो बाहरी दुनिया वालों के कैद में था और डार्क लॉर्ड के थ्रोन पर बैठा एक बंदा कहता है, तुम कितना भी चिल्ला लो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा मास्टर वापस नहीं आने वाला, हम उसे ठिकाने लगा चुके हैं। दूर एक क्लिफ पर खड़ी वॉल्डेलिया डार्क लॉर्ड के कैसल को देख रही है और कहती है, पिताजी। इसे सुनकर हम जान पाते हैं कि वॉल्डेलिया डार्क लॉर्ड की बेटी है और उसके फादर के कैसल पर बाहरी दुनिया वालों ने अब कब्जा कर लिया है। इधर अंती और तामा दोनों ही खुश हैं, यह जानने के बाद कि बाहरी दुनिया वालों ने डार्क लॉर्ड को हरा दिया है। इसका मतलब था कि इस दुनिया में फाइनली अब शांति वापस लौट आएगी। लेकिन फिर उनके मन में ख्याल आता है कि अगर डार्क लॉर्ड मारा जा चुका है तो वो लड़की कौन थी। तामा नीति से पूछती है कि 7 दिन पहले डार्क लॉर्ड मारा जा चुका है और 7 दिन पहले ही सन से इस दुनिया में आया है, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि इस हिसाब से उसके यहाँ होने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर से कहता है कि क्योंकि वो एक राइटर है तो सोच रहा है कि क्यों ना वो उन सारी घटनाओं को लिखे जो अब तक इस दुनिया में हुई हैं। खैर अनंत और तामा शॉपिंग पर जाने का डिसाइड करती हैं और सेंसे को एक हैवी आर्मरर में छुपा देती हैं ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। और इस आर्मरर की खास बात यह है कि ये छोटे मोटे मैजिक अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है। कुछ देर बाद उसके पास यसा आती है जो सेंस से कहती है कि तुम्हें अनीति से दूर रहना चाहिए, उसका दिल बहुत साफ है, वो किसी भी इंसान पर आसानी से विश्वास कर लेती है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे छोड़ना होगा। जवाब में सन से कहता है, मैंने उसे कैद करके नहीं रखा है, वह अपनी मर्जी से मेरे साथ है। तभी वल्फ पर बैठे एक बंदे की एंट्री होती है। तारो उसकी चमचागिरी करते हुए कहता है, इनका नाम है लॉर्ड सुजुकी। सुजुकी सब लोगों के सामने ऐलान करता है, डार्क लॉर्ड हार चुका है, इसका मतलब है कि तुम्हारी दुनिया में अब शांति और खुशहाली फिर से लौट आई है। ये सुनकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर सुजुकी कहता है, चलो अब काम की बात पर आते हैं। देखो, बाहरी दुनिया वालों ने तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब बाहरी दुनिया वालों को इस दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर कोताह अनाउंस करता है, इस टाउन पर अब लॉर्ड सुजुकीज के सामने अपने घुटने टेक दो। ये सुन लोग घबरा जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। तभी कतार अनित्य और तामा को देख लेता है और सुजुकीज को यह बात पसंद नहीं आती कि उसने भारी दुनिया वाले के साथ बदसलूकी कैसे की, इसीलिए वो उसके सर पर हाथ रखकर अपनी स्किल का यूज करके उसे अपना पालतू बना लेता है, क्योंकि उसके पास किसी को भी अपना पैट बनाने की स्किल थी। तामा कोतरा से पूछने की कोशिश करती है कि उन लोगों ने अनंत के साथ क्या किया और उसे पीटने वाली होती है, लेकिन सुजुकी उसे भी अपना पैट बना लेता है। तभी ईसा बाहर निकल कर आती है और शुरू कर देते हैं। इसके बाद सुजुकी ईसा से कहता है, मैं तुम्हारे चर्च को अब अपने कैसल की तरह यूज करूंगा। तबाही जारी है और लोगों में भगदड़ मची हुई है। इस दौरान तामा सिंसे के पास आकर उसके आर्मरर करने लगती है, लेकिन जैसे ही आर्मरर है हेलमेट उसके सर पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सन से तामा को एक बैरल में बंद कर देता है। तभी उसकी नजर ईसा पर जाती है। उसे पता चलता है कि सुजुकी जब इस दुनिया में आया था तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो एक वीक पर्सनालिटी वाला इंसान था। ये सुनकर ससे उसकी यह बातें अपनी नोटबुक में नोट करने लगता है और कहता है कि इसी तरह के इंसानों के बारे में जानकर उसे एक्साइटमेंट होती है। इसके बाद वो चर्च जाने का फैसला करता है जहां सुजुकी था। ईसा भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। ये दोनों चर्च के सामने आ जाते हैं जहां पर ईसा उसे समझाती कि उसे बिना प्लान के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना वो बीस्ट उसके टुकड़े कर डालेंगे। सन से पॉइजन की बोतल निकालता है। इसे देखकर यशा श्योर है कि ससे के पास जरूर कोई प्लान है, लेकिन वो इडियट उस बोतल को खुद ही पी जाता है और सीधे दरवाजा खोल देता है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? से सुजुकी के सामने आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कहानी में काफी दिलचस्पी है, मैं तुम्हारे बारे में एक नोवेल लिखना चाहता हूँ। सुजुकी कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी हीरोगिरी के चर्चे अपनी नोवेल में लिखना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर सन से कहता है, नहीं, बल्कि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी को लिखना चाहता हूं जिसे जरूरत से ज्यादा पावर ने अंधा कर दिया। सुजुकी इसे अपने ईगो पर ले लेता है और अपने बीस्ट को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इस बीच ईसा बीच में आकर एक एक करके उन वफ्स को मारने लगती है। से अपनी नोवेल को लिखने में बिजी था और ईसा एक वुल्फ के सामने स्ट्रगल करने लगती है। मौके का फायदा उठाकर सुजुकी मैजिक अटैक उनकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन इससे पहले कि अटैक उन्हें हिट कर पाता मेलोस बीच में आ जाता है, जिससे वो अटैक डिफ्लेक्ट होकर सुजुकीज अपने सबसे ताकतवर वल्फ को समन करता है, जो सीधी जाकर सेंसे के शोल्डर पर बाइट कर लेता है, लेकिन सेंसे की बॉडी का वो जहर उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वो वल्फ मारा जाता है। यह देख दोनों हैरान रह जाते हैं। गतार मौका देखकर भाग निकलता है। ईसा सुजुकी से हार मारने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो अनंत को समन करता है, जिसके बाद वो ईशा पर अटैक कर देती है। ईशा को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि वो अपनी
दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, फिर सन से अनित्य की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे बातों से समझा सके, लेकिन सुजुकी कहता है कि उसकी बातों को उस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो उसकी पेट जो है। लेकिन सेसे एनेत के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम पिंजरे में बंद कोई बर्ड नहीं हूँ। अंती अब उस पर अटैक नहीं कर पा रही थी, जो देख सुजुकी उसे फोर्सली ऑर्डर देता है कि वो उसे मार डाले, लेकिन अंती उस खंजर को अपने आप को ही मार लेती है जैसे वो सुजुकी के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। सुजुकी यह देख हैरान था कि उसकी ओवर पावर्ड स्किल को सेंसे ने अपनी बातों से यूजलेस कर दिया। फिर वह पास पड़ी उस खंजर को उठाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले पहले कि वो यह कर पाता, सेंसे उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी नोबल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद वो उसे अपनी कहानी बताने के लिए कहता है। सुजुकी बताना शुरू करता है, कहता है कि उसे स्कूल में हमेशा बुली किया जाता था, उसे किसी पालतू की तरह यूज किया जाता था, उसने मरने के बारे में हजारों बार सोचा पर उसके पास यह तक करने का करेज नहीं था। पर एक रात उसे ट्रक टम ने हिट किया, जिसके बाद उसकी आंख ईशा के सामने खुली और उसे पता चला कि वो इस दुनिया में टेलीप हो गया है। इसके बाद उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी पेट का यूज करके बहुत से जानवरों को अपना पेट बनाया, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। और वैसे भी जिसके साथ उसकी दुनिया वालों ने बहुत गलत किया हो, वो कैसे अचानक से पावर मिलने के बाद दूसरी दुनिया का हीरो बन सकता है? यह इतना आसान नहीं है, मैं बस एक कमजोर सा डरपोक हूँ। सन से फिर कहता है, मेरी नोबल कंप्लीट हो चुकी है। नोबल है ऐसे दुखी इंसान की जिसे इस दुनिया में हीरो के तौर पर जीने का एक मौका मिला, पर अपनी कमजोरी की वजह से वो ना तो हीरो बन सका और ना ही एक विलन। इसके बाद सन से अपनी नोटबुक में लिखता है, नो लंगर अलाउड इन अंडरवर्ल्ड। इसके बाद उसकी नोटबुक से एक तेज रोशनी निकलती है और नोटबुक के पेपर सुजुकीस वहां से गायब हो जाता है। ईसा और अते यह देखकर हैरान हो जाते हैं, मानो ये इम्पॉसिबल हो, क्योंकि सेंसे ने सती है कि कहीं सन से इस दुनिया में इसीलिए तो नहीं टेलीप हुआ ताकि वह बाहरी दुनिया के बुरे लोगों से लड़ सके। खैर, पैट किए गए वल्व वापस जाने लगते हैं और तामा भी ठीक हो चुकी थी। इधर ईशा अनीति से कहती है कि वो सेंसे के बारे में गलत थी और अब उसके लिए आने वाले सफर और भी खतरनाक होंगे, तो उसे सेंसे और खुद का ख्याल रखना होगा। फिर वो सेंसे से सुजुकी के बारे में पूछती है कि क्या वो अपनी दुनिया में वापस लौटकर फिर से दुख भरी जिंदगी जी रहा होगा। इस पर सन से कहता है कि नहीं, भले ही उसकी कहानी इस दुनिया में खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी खुद की दुनिया में वो अपनी कहानी को किस मोड़ पर ले जाना चाहता है, यह अभी भी उसी के हाथ में है। सुजुकी को देखते हैं जो अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता था, इसीलिए वो सुपरमार्केट में एक जॉब ले लेता है। इधर हम यहाँ के सोनटक रीजन के बीव कैथेड्रल यानी कि बड़े चर्च को देखते हैं, जहाँ पर बिशप ईसा आती है और वो एक दूसरे बिशप जिसका नाम वल्फ है उससे मिलती है और इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि वल्फ बेब्रोहल को सह पड़ता है। फिर यहाँ आर्क बिशप आता है और वल्फ को कहता है कि उसे रेसिज्म जैसी बातें नहीं करना चाहिए, वो भी पेपल स्टेट में यानी कि इस चर्च में। इसके बाद यहाँ इन सभी का सीनियर आता है और सभी को अपनी अपनी सीट लेने के लिए कहता है। इससे पहले कि इन लोगों की मीटिंग शुरू हो पाती, वहां पर एक और बिशप आती है जो देरी से आने के लिए माफी मांगती है। इसका इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम था क्योंकि वो अर्स्टन टेम्पल की नई बिशप थी, इसका नाम था आर्या और ये असल में अनंत की रिप्लेसमेंट थी। इसके बाद एक एक करके सारे बिशप अपनी अपनी इलाकों के बारे में बताने लगती हैं कि उनकी रीज में शांति और खुशहाली है, लेकिन फिर ईशा बताती है कि हाल ही में उसके रीजन में एक बाहरी दुनिया वाले ने जिसका नाम सुजुकी था, उसने आधे वर्ल्ड टाउन को बर्बाद कर दिया और अब वो रिनोवेशन फेज में है। ये सुनकर इनका सीनियर कार्डिनल मिलर कहता है कि मुझे तुम लोगों से बाहरी दुनिया वालों के बारे में ही बात करनी थी। पॉप चाहते हैं कि हम उस टेलीपोर्टेशन को बंद कर दें जहां से बाहरी दुनिया के लोग आते हैं, क्योंकि अब डार्क लॉर्ड हार चुका है और उसकी जगह 7 नए भारी दुनिया वालों ने ले ली है जो डार्क लड़के जितने ही बुरे हैं। अब क्योंकि ईशा ने सांसा के पावर को देखा था, इसीलिए वो उन सबको बताती है कि इन बाहरी दुनिया वालों से लड़ने के लिए सैन से उनके काम आ सकता है, जिससे वो हाल ही में मिली थी। उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिसकी मदद से वो बाहरी दुनिया के लोगों को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। यह सुनकर सारे शॉक हो जाते हैं कि क्या वाकई ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है। ईशा कहती है, हाँ सच में ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है। तभी यहाँ पर इन सभी का सीनियर पोप आ जाता है जो कहता है, ईशा तुम्हारा यह नया दोस्त हमारे लिए उम्मीद के किरण बन सकता है, क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकती हो। इधर अनंत और कामा सेंसे को घसीटते हुए अगले टाउन तक ले आती है जहाँ वो ठहर सकते हैं। पास ही में इन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम
नीर था वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना, क्योंकि मैं पैसों के बदले में तुम्हारे लिए एक ताकतवर साथी ढूंढ सकता हूँ जो सफर में तुम्हारे काम आएगा, और यही मेरा काम है। तामा को यह आइडिया पसंद आता है, क्योंकि उसके बाद कम से कम उसे यह कॉफिन तो नहीं खींचना पड़ेगा। इसके बाद अंती उसे 40,000 जेरी को देने के लिए राजी हो जाती है। वो उनसे पैसे ले लेता है और यहाँ से जाते हुए कहता है कि वो जल्द ही बहादुरी युद्ध को लेकर वापस आएगा। फिर यह ठहरने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं और वो लोग अभी भी उस लड़के का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताती है कि असल में उनके साथ स्कैम हो चुका है। यह सुनकर अनत और तामा बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे 40,000 जेरी को दिए थे। इस पर संसे कहता है कि उसे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में उसे बचपन नजर नहीं आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट आगे बताती है कि वो एक अनाथ लड़का है, स्कैम करके ही वो अपना गुजारा करता है। कोई भी उसके आगे पीछे नहीं है जो उसे समझाए कि क्या गलत है और क्या सही। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो अपनी स्वर्ण को देख रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, उसका सारा सामान लूट लेते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। इस पर वो लोग कहते हैं कि हम तुझे ठिकाने लगा देंगे। इस पर वो कहता है कि नहीं, बाहरी दुनिया के लोग आकर उसे बचा लेंगे। इस पर ये तीनों रिवील करते हैं और कहते हैं हम तीनों भी तो बाहरी दुनिया के ही लोग हैं। यह जानकर वो शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद इनमें से एक अपना अल्टीमेट वेपन निकालता है, जिसकी मदद से वो उसे ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता यहाँ पर ससे आ जाता है, जो उसे इंटरप्ट कर देता है और तीर उसके साथी को लग जाता है। वो लोग सेंसे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ससे कहता है ठीक है, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम ये तीर सीधा यहाँ मेरे दिल में मारो। उस बंदे का दूसरा साथी उसे बताता है कि यह बंदा भी हमारी तरह बाहरी दुनिया का है। वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं जब देखते हैं कि वो उन लोगों से डर नहीं रहा बल्कि एक्साइटेड है। ये देखकर वो सैनसे से डर कर अपने साथी को उठाकर भाग जाते हैं। नीर उसकी जान बचाने के लिए सनसे का शुक्रिया कहता है। अगले दिन तीनों निकलने के लिए तैयार थे। इन लोगों का सफर होने वाला था गुरून टाउन की तरफ, जो कि तामा का होम टाउन है। लेकिन जाने से पहले अनत सेंसे से पूछती है कि वो कल रात कहाँ था। इस पर सेंसे कहता है कि कल रात उसे बहुत मजा आया। यह सुनकर अनत को लगता है कि कहीं वो कल रात किसी दूसरी औरत के साथ तो नहीं था, और रोने लगती है। तभी उन्हें पीछे से नीर की आवाज आती है, जिससे तामा पैसे वापस मांगती है। इस पर नीर कहता है मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, तुम्हें एक बहादुर योद्धा चाहिए था जो तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथ दे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ नीर इन तीनों की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लंबे सफर के बाद तामा नीर के हाथों में रस्सी थमा देती है और कॉफिन को खींचने के लिए कहती है। तभी इन्हें तामा का होम टाउन भी नजर आता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां के गार्ड्स इन सबको बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम सन से अंती और नीर को कैद में देखते हैं, पर तामा को वो लोग अपने साथ ले गए थे। इन लोगों को नहीं पता कि इन्हें कैद क्यों किया गया है, पर नीर गेस करता है कि तामा ने जरूर यहाँ के राजा का खजाना चुरा लिया होगा। पर नेते कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। नीरन से यहाँ से बाहर निकलने की बात करता है और किसी तरह लॉक खोल लेता है। अंती उसकी ये स्किल देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो बहादुर योद्धा के तौर पर उनके साथ आया था या एक साथर चोर के जिसे ताले खोलने में सालों का तजुर्बा है। खैर, इनका प्लान बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है और सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब इन सबको किंग साइबेरियन के सामने लाया जाता है और राजा बताता है कि तुम लोग यहाँ पर इसीलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप किया था और तुम लोगों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन के नाम से सेंसे के अलावा कोई भी खुश नहीं था, पर सभी हैरान है कि इन्होंने किंग की बेटी को कब किडनैप कर लिया। तभी यहाँ प्रिंसेस आती है, जो कोई और नहीं बल्कि तामा थी, और उसका असली नाम माटिल्डा है। उसे देख नीर और अनीति की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और तामा अपने पिता को बताती है कि वो किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग देशों में घूम रही थी और इन तीनों को छोड़ने की डिमांड करती है। किंग उन तीनों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, पर तामा को प्रॉमिस करना होगा कि वह एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करेगी और उसकी बात मानेगी। तामा उन तीनों की तरफ देखती है और अपने पिता की बात मान जाती है। इसके बाद वो इन तीनों से कहती है मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है अब हमारी जर्नी साथ में कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम उन तीनों को यहाँ के एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी एक वेटस आती है और इन तीनों से पूछती है कि क्या आप लोग राजकुमारी माटिल्डा को जानते हैं। इस पर अंती हामी जवाब देती है। यह वेट्रेस अपना नाम फोने बताती है और कहती है कि वो प्रिंसेस माटिल्डा के लिए उनके पैलेस में काम किया करती थी। सेंसे को तामा की कहानी लिखने में इंटरेस्ट था, क्योंकि पहली बार जब वो उससे मिला था तो ट्री मनस्टर और उसे मारने वाला था, और अब वो अपने पैलेस में उसके खुद के पिता की वजह से कैद है। इसीलिए वो फोने से रिक्वेस्ट करता है कि वो तामा के पास्ट
के बारे में उसे सब कुछ बताए जो वह जानती है। इधर तामा यह सोचकर हंस रही है कि जब अनित और नीर को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला था तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया था, जबकि सेंसे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान वो अपनी खिड़की के बाहर एक बिल्डिंग के ऊपर किसी को देखती है। इसका नाम काईवारा था। तावा के फादर अपने सोल्जर के साथ उसे कंफरे और कहाँ से आया है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं उन 7 बाहरी दुनिया के लोगों में से एक हूँ जिसने डार्क लॉर्ड को हराया है। मुझे प्यार से फॉलन एंजल ऑफ ग्लूटेन भी कहते हैं। वो ये भी कहता है कि वो इस नेशन को अपने कंट्रोल में लेने आया है और साथ ही एक डेमी ह्यूमन को खाने के लिए स्पेशली एक फीमेल, या सीधा सीधा कहे तो वो राजकुमारी को खाना चाहता था। किंग उसे रोकने के लिए सोल्जर्स को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन कई बार अपनी स्किल का यूज करके उन सभी सोल्जर को खा जाता है। अब किंग खुद उसको कमफ्रॉग वाइल्ड कैट पाम यूज करता है पर उसका काईवारा पर कोई असर नहीं होता। इवारा कहता है माफ करना पर मैंने सुबह नाश्ते में बहुत सारे गोलम खा लिए थे जिस वजह से तुम्हारा अटैक मुझ पर बेअसर हो गया। अब किंग काईवारों को पकड़ना नहीं चाहता बल्कि मारना चाहता है, इसीलिए वो अपना पावरफुल अटैक चार्ज करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तूने मेरे आदमियों को मार डाला, अब तू रहम की भीख भी मांगे तो तुझे नसीब नहीं होगी। काईवारा भी अपनी स्किल को रेडी रखता है और इससे पहले कि कोई भी एक दूसरे को मार पाता तामा यहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि यह वही आदमी है जो उसने कुछ देर पहले बिल्डिंग के ऊपर देखा था। वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए कहती है पर किंग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम लियोन की जगह कभी नहीं ले पाओगी। इधर फानी उन्हें बताती है कि तामा का एक ट्विन ब्रदर था जिसका नाम लियोन था। वो गुरु की गद्दी का वारिस था। राज्य के लोगों को उन दोनों में पूरा विश्वास था, पर 10 साल पहले एक तूफानी रात में राजकुमार लियोन और उनकी मालपा में इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। इस वजह से किंग दुख और दर्द में रहने लगे। तामा ने अपने पिता के दुख को कम करने और थ्रोन को संभालने के लिए अपने बाल कटा लिए ताकि मार्शल आर्ट को मास्टर कर सके, लेकिन किंग ने तामा में कभी विश्वास नहीं किया। उसे आज भी यही लगता है कि तामा को छोरों वाले काम नहीं करने चाहिए। इधर तामा अपने पिता की मदद करने के लिए सामने आ जाती है पर किंग उसे मना करते हुए कहता है कि उसकी मार्शल आर्ट यूजलेस है, लेकिन तामा कहती है नहीं वो भी कर सकती है। इस दौरान तामा काईवारा पर अटैक करने को जाती है, जिस दौरान काईवारा उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और खाने वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर किंग उसे बचा लेता है और अपना एक हाथ गवा बैठता है। काईवारा कहता है माफ करना प्रिंसेस, मैं टेस्ट तो तुम्हें करना चाहता था। तामा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने को दौड़ती है, लेकिन अचानक से किंग का सलाहकार ब्रियाड आकर उसे ले जाता है और उन तीनों के पास ले आता है और कहता है कि राजकुमारी बेहोश हैं। फौने राज्य में अचानक आई इस आफत की जड़ के बारे में पूछती है, जिस पर बयार्ड बताता है कि एक बुरे बाहरी दुनिया वाले ने अचानक से आकर गन पर हमला कर दिया है और किंग उसकी कैद में है। इसके बाद काईवारा यहाँ की जनता जनार्दन के सामने यह ऐलान करता है कि अब से वो यहाँ का राजा है और उसकी फेवरेट डिश यहाँ की औरतें होंगी और किसी मर्द ने चूचा की तो वो से खा जाएगा। तभी एक सिटीजन उसके सामने बगावत करने लगता है, जिसके बाद वो सबके सामने उसे खा जाता है, जिसे देख लोगों में भगदड़ मच जाती है। पर काईवारा कहता है कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से मॉन्स्टर्स की कड़ी पहरेदारी है। इधर सपने में तामा को उसकी मदर दिखाई देती है जो उसे इनकरेज करती है अपने सपने को पूरा और वही करने को जो वो चाहती है। फिर उसकी नींद खुल जाती है। बाहर आने के बाद वो सबसे पहले अपने फादर को बचाने के लिए जाने लगती है, पर बियार्ड उसे रोक लेता है। तामा कहती है कि उसे यहाँ के लोगों के लिए और अपने लेट ब्रदर लियोन के लिए काईवारा का सामना करना ही होगा। अनीति उसे इस समय किसी भी कदम को उठाने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने उस घटना के बारे में सुना है जिसमें तुम्हारी माँ और भाई गुजर गए थे। उस इंसिडेंट ने यहाँ की जनता जनार्दन की आंखें नम कर दी थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को किंग और उसकी फैमिली से प्यार है और अभी यहाँ के लोगों की इकलौती उम्मीद तुम खुद हो। इसके बाद सेन से अनीत नीर और मेलोस को साथ चलने के लिए कहता है और वह पहुँच जाते हैं। गेटकीपर के पास सेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि किंग काईवारा मुझे खा ले, मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों मनस्टर यह सुन थोड़े ट्रबल्ड है कि क्या इसका पेज थोड़ा ढीला है जो यह खुद को दावत के तौर पर परोस चाहता है। खैर इन लोगों को वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है। इधर बियार्ड खाना लेकर तामा के रूम में आता है और पता चलता है कि वो यहाँ से भाग चुकी है। दूसरी ओर काईवारा को भूख लगने लगती है और वो सोचता है कि अब उसे कौन सा डेमी ह्यूमन खाना चाहिए। तभी वो 2 गेटकीपर आकर उसे सेंसे के बारे में बताते हैं जो अपने आप को काईवारा को सौंपना चाहता है, लेकिन तामा यहाँ आकर इन दोनों गेटकीपर को मार देती है। इसके बाद हम किंग और लियोन को देखते हैं जो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। किंग उससे और फोकस्ड रहने के लिए कहता है क्योंकि वो थ्रोन का होने वाला वारिस है। तामा ऊपर से उन्हें प्रैक्टिस करते देख खुद भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन किंग साफ साफ मना कर देता है कि ये काम उसके नहीं है। प्रेजेंट में किंग तामा को मना करता है क्योंकि वो काईवारा का सामना नहीं कर सकती, पर तामा अपने फादर को ये साबित करना चाहती है कि वो लियोन की जगह ले सकती है। तामा उस पर अटैक कर देती है,
लेकिन काइवारा वही लाइटनिंग अटैक करता है जो किंग ने किया था और उसे काफी इंजर्ड कर देता है। काइवारा बताता है कि वो जिसका भी फ्लैश खाता है उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी तरफ सेंजी नीर की मदद से प्रिजन ब्रेक करके वहां से निकल आया है और तामा की मॉम यानी लेट क्वीन के कमरे में जाकर ताका झांकी शुरू कर देता है। अनेट और नीर उसे रोकते हैं कि वो किंग के पैलेस में इलीगल काम न करे, लेकिन उसे एक लॉक्ड ड्रॉअर मिलती है जिसमें एक नोटबुक थी। काइवारा तामा पर टाइगर किक और लायंस ब्लेड जैसे अटैक करता है और कहता है कि जैसा उसके बाप ने कहा उसके मार्शल आर्ट्स बेकार हैं। अब तामा अपने भाई को याद करती है जो जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तामा उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं, फिर इतनी मेहनत क्यों? लियोन कहता है कि उसे बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि वो फादर की तरह ताकतवर बनना चाहता है ताकि मॉम, तामा और पूरे राज्य की रक्षा कर सके। तामा ये सोच ही रही थी कि तभी किंग उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन तामा मना कर देती है क्योंकि अगर लियोन होता तो वो भी ऐसा ही करता। काइवारा की एक्साइटमेंट तामा को खाने की उतनी ही थी जितनी तामा की उसे हराने की। काइवारा अपना पास्ट बताता है कि वो एक अमीर फैमिली से था, लेकिन बोरिंग खाना खा खाकर उसे थ्रिल की तलाश थी। उसने पहले मेड को खाना चाहा, फिर एक इंसान को और आखिरकार उसे ट्रक्कून ने टक्कर मारी जिससे वो इस दुनिया में आ गया। फिर जब वो तामा पर जंप करता है सेंजी बीच में आ जाता है और उसे बोरिंग कहता है। काइवारा उसे खा नहीं पाता क्योंकि डिप्रेस्ड इंसान को उसका इंस्टिंक्ट रिजेक्ट करता है। अनेट और नीर पीछे से आकर उसे सरेंडर करने को कहते हैं। सेंजी कहता है कि वो काइवारा पर नॉवल नहीं लिखेगा और काइवारा ईगो में रिएक्ट करता है। सेंजी ने तामा की कहानी पर नॉवल लिखा होता है और वो उसे देता है जिससे वही होता है जैसा सुजुकी के साथ हुआ था। सेंजी तामा को बताता है कि वो एक प्रिंसेस है जो अपने फादर की खोई उम्मीद बनने की कोशिश कर रही है। वो उसे उसकी मॉम की बात याद करने को कहता है जिसमें कहा गया था कि उसे वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगे। तामा को लगता है उसके फादर को उसका लड़कों जैसा व्यवहार पसंद नहीं है, लेकिन सेंजी कहता है कि ये उसकी चॉइस है कि वो आइडियल प्रिंसेस बने, प्रिंस बने या कुछ और। तभी उसके हाथ पर डिवाइन बीस्ट का क्रेस्ट मार्क ग्लो करने लगता है जिसे किंग पहचान लेता है। ये पावर लियोन को पहले से पता थी पर तामा ने उसे छिपाया था। तामा काइवारा पर नए अटैक्स करती है, कैरी डिस्ट्रक्शन, कैट हेडबट और डिवाइन बीस्ट फीस्ट अल्टीमेट टेक्निक किंग फैंग लगाती है जिससे काइवारा उड़ जाता है। तामा बेहोश हो जाती है, अनेट उसके वुंड्स हील करती है और सेंजी क्वीन की डायरी किंग को वापस देता है। सलाहकार बताता है कि तामा की पावर अभी इनकम्प्लीट है। तभी काइवारा रिवाइव हो जाता है, लेकिन डार्क लॉर्ड की बेटी वैल्डिलिया उसे मार देती है। सेंजी अब उसकी कहानी में इंटरेस्टेड है। तामा अपने फादर से कहती है कि वो यही रहकर नेशन की प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन किंग कहता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। तामा थैंक यू कहती है और चली जाती है। तामा पीछे से पार्टी में लौट आती है। इसके बाद ये सब पहुंच जाते हैं अगले टाउन में जहां एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसे वर्ल्ड ट्री कहते हैं। अनेट इस टाउन के बारे में बताने लगती है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं। अब जैसे ही ये टाउन में एंटर होते हैं सबसे पहले इनके सामने एक कैसीनो पड़ता है। इसमें जुआरी और शराबी भरे हुए थे जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था यह जगह बिल्कुल उसके उलट थी। इसके बाद ये लोग टाउन के एल्डर के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि पहले यह जगह बहुत शांत हुआ करती थी और यह कैसीनो पहले यहाँ नहीं था, बल्कि जुआरी और शराबी लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। इसके बाद यह जगह पॉपुलर हो गई और हर जगह के लोग यहाँ आने लगे। अब वर्ल्ड ट्री के पत्ते सूखने लगे हैं और मर रहे हैं। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो वर्ल्ड ट्री खत्म हो जाएगा जो इस टाउन के लोगों के लिए पवित्र है। एल्डर इन लोगों से मदद मांगता है, लेकिन सेंजी की वह जहरीली गोलियां खत्म हो गई थीं और उसे इस वक्त और गोलियों की जरूरत थी। तभी वहां एक और बाहरी दुनिया वाला आता है जिसे देखकर अनेट और बाकी लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वह बताता है कि वह बाकी बाहरी दुनिया वालों की तरह नहीं है, बल्कि वह भी चाहता है कि वर्ल्ड ट्री को नुकसान न पहुंचे और इसके लिए वह कोई भी मदद करने को तैयार है। अनेट देखती है कि सेंजी मिसिंग है। इधर सेंजी खुद को भंग करने के लिए शराबियों को ढूंढता है और उन लोगों से स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मांगता है जिसे पीकर कम से कम उसकी किडनी तक तो खराब हो ही जाए। तभी एक औरत उससे कहती है, वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ, और उसे अपने बार में ले आती है। यहाँ वह उसे कुछ ड्रिंक्स देती है और कहती है कि उसे उसका डांस देखना चाहिए। दूसरी तरफ अनेट सेंजी की चिंता कर रही होती है। तभी सेंजी आ जाता है और साथ में वही औरत भी होती है। वह उसे यहाँ छोड़कर चली जाती है। फिर एल्डर कहता है कि उस औरत के साथ घूमना ठीक नहीं है। वह अपनी शराब और डांस की मदद से लोगों को अपने वश में कर लेती है।
यहाँ तक कि लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। जब कैसीनो के मालिक ने कैसीनो बनाया, उसने उसके बराबर में अपना बार खोला। यामाडा कहता है कि वह भी उन लोगों की तरह ही बुरी है और उसे भी सजा मिलनी चाहिए, जिस पर एल्डर एग्री करता है। अगले दिन सेंजी पहली किरण के साथ एस्ट के बार की तरफ निकल जाता है। अनेट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह नहीं रुकता। यामाडा कहता है कि वह शायद अब एस्ट के वश में हो चुका है। सेंजी कल रात के डांस और खुद को भंग करने के लिए एस्ट को थैंक यू कहता है, जिस पर एस्ट कहती है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सेंजी जवाब देता है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। खैर, एस्ट उसे वर्ल्ड ट्री से प्रेयर करने की सलाह देती है, क्योंकि वर्ल्ड ट्री की एंजल यहाँ के लोगों की प्रार्थनाएं सुनती है और उनका ख्याल रखती है। सेंजी उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों में उदासी है, तुम्हें भी शायद प्रेयर की जरूरत है। इसके बाद बार में कैसीनो का मालिक और उसके चमचे आ जाते हैं, जो बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात कर रहे थे। लेकिन बॉस कहता है कि नहीं, अभी बस उन्हें जो चीज करनी है वो यह है कि यहाँ के लोकल्स को जुआ और नशे की आदत लगानी है। यह सुनकर एस्ट बॉस को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि उन दोनों की डील हुई थी कि वह टाउन के लोगों को इस चीज की आदत नहीं लगाएगा। यहाँ यह रिवील होता है कि एस्ट ने टाउन के लोगों को कैसीनो से दूर रखने के लिए टाइम टू टाइम बॉस को बहुत पैसा खिलाया है। लेकिन अब बॉस अपने कस्टमर के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वह अपने चमचे साबू को टाउन के कुछ लोगों को किडनैप करने के लिए भेजता है। एस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर साबू उसे पुश करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद वह देखता है कि यामाडा उनके कैसीनो को तोड़ रहा है, जिस पर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने चमचों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। पर यामाडा इतना कैपेबल था कि वह एक ही अटैक में सबकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद बॉस, साबू और उसके चमचे टाउन छोड़कर भाग निकलते हैं। एल्डर आकर यामाडा का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने वादे के मुताबिक टाउन को उन लोगों से आजाद कर दिया था। एस्ट भी यामाडा को उन्हें यहाँ से भगाने और कैसीनो को बंद कराने के लिए थैंक यू कहती है, पर यामाडा कहता है कि यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। टाउन के सभी लोग जानते हैं कि तुम उनके साथ मिली हुई थी। टाउन के लोग भी एस्ट को बुरा भला कहने लगते हैं और उस पर विच कहकर पत्थर भी फेंकते हैं। तभी सेंजी बीच में आता है और यामाडा के साथ साथ टाउन के लोगों को भी बताता है कि तुम लोगों की सेफ्टी के लिए ही एस्ट बॉस को फेवर करती थी। अगर ऐसा न होता तो टाउन के सभी लोगों में नशा और जुआ बहुत पहले ही फैल चुका होता। यामाडा को यह सुनकर एस्ट के लिए बुरा लगता है, पर टाउन वाले सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद एस्ट भी टाउन छोड़कर चली जाती है। यामाडा ये सब जानने के बाद सेंजी से पूछता है कि क्या उसने सही किया। इस पर सेंजी कहता है कि उसे नहीं पता, पर जिसने टाउन को सच में बचाया, लोगों ने उसे ही यहाँ से निकाल दिया। तभी एल्डर यामाडा के पास आता है और कहता है कि वह उसकी ताकत से काफी इम्प्रेस्ड है, इसीलिए वह एक और फेवर मांगता है, जो था उन नशेड़ियों से छुटकारा दिलाना जो वर्ल्ड ट्री के पत्ते बेचकर काफी सारा पैसा कमा चुके हैं, ताकि एल्डर और इस टाउन के लोग खुद वर्ल्ड ट्री के पत्ते बेचकर पैसा कमा सकें, क्योंकि उसे विश्वास है कि कैसीनो के बॉस और विच के जाने के बाद वर्ल्ड ट्री फिर से रिवाइव हो जाएगा। यह जानने के बाद यामाडा शॉक्ड रह जाता है कि उसने वर्ल्ड ट्री को बचाने के लिए उन लोगों को भगाया, पर अब यहाँ के लोग वही सब दोबारा शुरू करना चाहते हैं जो वर्ल्ड ट्री को मार रहा था। यहाँ तक कि एल्डर उसे रुककर उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी ऑफर देता है, जिसके बदले में मुनाफे का 10% देने का वादा करता है। यामाडा रियलाइज करता है कि उसने गलती कर दी। इधर ये सब अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। तभी नीर नोटिस करता है कि वर्ल्ड ट्री के पत्ते झड़ रहे हैं और उनके देखते ही देखते वर्ल्ड ट्री सूख जाता है और सारे पत्ते टूट जाते हैं। इसे देखकर एल्डर और टाउन के लोग कहते हैं, हाँ ये क्या हो गया। सेंजी के सामने एक एंजल अपीयर होती है, जो और कोई नहीं बल्कि एस्ट थी, यानी कि वर्ल्ड ट्री स्पिरिट। सेंजी ने असल में उसकी आंखों में उसका दर्द देखा था, इसीलिए वह उसे समझने के लिए उसे ब्लेस करती है और चली जाती है। सेंजी अपनी पिल्स की बोतल देखता है जो भरी हुई थी और उसे अनलिमिटेड पिल्स की ब्लेसिंग मिली थी। इसके बाद यह लोग अगले चेक पॉइंट यानी कि टेंपल पर जाने के लिए एक शॉर्टकट लेते हैं और अब यह तपती हुई गर्मी में डेजर्ट में फंस चुके हैं। लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज की पड़ी हुई है। वह कहता है, हे चमकती दमकती सूरज, अपनी तपतमाते धूप से मुझे मार डालो जब सबकी हालत खराब है। इस दौरान नीर एकदम चिल है। तामा और अनेट उसकी वजह पूछती हैं, तो वह कहता है कि वह ओरिजिनली यहीं का है और यह भी कहता है कि अच्छा है हम लोग दिन में निकले हैं, क्योंकि रात को यहाँ लुटेरे लोग रहते हैं। तभी यहाँ कुछ राइडर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक जिसका नाम तोरू है, कहता है कि तुम लोग हमारी टेरिटोरी के बॉर्डर पर हो, इसका मतलब है तुम्हें यहाँ से क्रॉस करने के लिए टोल टैक्स देना होगा। अनेट और तामा, जिनका इतनी तेज धूप में पहले से ही मूड खराब है, फाइट मोड में आ जाती हैं और एक एक करके उन्हें पीटने लगती हैं,
जिसके बाद इनमें से एक जाकर तोड़ देता है और उसका ऑमलेट बन रहा होता है। इस बीच रू उसे एक अच्छा निशाना समझता है और उसकी तरफ बढ़ता है। नीर इस बीच उसे बचाने का फैसला करता है, पर वह घबरा रहा था और अपनी स्वॉर्ड को बाहर तक नहीं निकाल पाता। तोरू कहता है, मैं तेरी बॉडी में अपने बिच्छू से ऐसा छेद करूंगा कि उसके जहर से तेरी 1 घंटे में ऊपर की टिकट कट जाएगी। तभी सेंजी तोरू के पास जाकर उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि जो वह नीर के साथ करने वाला था उसके साथ कर दे तो थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तोरू उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और अपने बिच्छू सेब का डंक सीधा उसके दिल में मार देता है, पर बिच्छू भी सेंजी की बॉडी के जहर के सामने नहीं टिक पाता और मर जाता है। तोरू अपने बिच्छू का बदला लेने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी इन्हें किसी वुल्फ के हाउल की आवाज सुनाई देती है। इसे देखकर राइडर्स लोग भी डर जाते हैं और भाग जाते हैं। अब नीर सेंजी से माफी मांगता है कि कुछ करने की बजाय वह बस खड़ा रहा, जिस पर सेंजी कहता है, हर चीज का एक वक्त होता है, मुझे विश्वास है तुम सही वक्त पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल जरूर करोगे। तामा और अनेट उसकी मदद मांगते हुए उसे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह इस जगह से वाकिफ है। इसके बाद वह उन सबको ले आता है एक छोटे से घर पर जो कि एक ऑर्फनेज है। वहाँ उसे कुछ और बच्चे मिलते हैं जो उसे जानते थे, क्योंकि वह इसी ऑर्फनेज में रहा करता था। तभी यहाँ की केयर टेकर भी आ जाती हैं, जो नीर को देखकर काफी खुश थीं। अब ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर सबके लिए काफी खाना था। केयर टेकर बताती हैं कि कोई तो हर रात को यहाँ खाना छोड़ जाता है। इन्हें फिर से वुल्फ की हाउलिंग सुनाई देती है, जिसकी वजह से इन्हें काफी अलर्ट भी रहना पड़ता है। अब रात को सबके सो जाने के बाद सेंजी बाहर उस वुल्फ के कारनामों को देखने लगता है। इधर नीर की आंख खुल जाती है और वह खिड़की पर किसी की परछाई देखता है। वह वुल्फ की बात से डर जाता है और स्वॉर्ड लेकर डरते डरते बाहर आता है, जहां उसे वहीं अनजान आदमी मिलता है जो इनके लिए खाना छोड़कर जा रहा था। नीर उसे कॉन्फ्रंट करता है तो वह आदमी बताता है कि उसे अच्छा लगता है बच्चों को पेट भर खाना खाते देख। खैर, वह आदमी अपना नाम सेटो बताता है और उससे पूछता है कि उसने पहले उसे यहाँ नहीं देखा, जिस पर नीर कहता है कि वह बहुत पहले बहादुर योद्धा बनने के लिए ऑर्फनेज छोड़कर एडवेंचर पर निकल पड़ा था। इसके बाद सेटो फ्रूट्स की टोकरी उसे देकर जाने लगता है। अब सुबह हो चुकी थी, इसीलिए नीर उसे इनके पास ही ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करता है, पर वह यह कहते हुए मना कर देता है कि वह बच्चों के लिए इतना करके काफी खुश है। सेटो फिर उसे एक ओएसिस और कुछ फ्रूट्स के पेड़ दिखाता है, जहाँ से वह और बहुत सारे फ्रूट्स ले आता है। तामा और अनेट देखते हैं कि नीर काफी खुश लग रहा है। तभी केयर टेकर आती है और उन्हें बताती है कि नेट यानी कि उन्हीं छोटे बच्चों में से एक को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। बाहर आकर देखने पर पता चलता है कि तोरू इसका बदला लेना चाहता है। नीर एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाल पाता। तभी सेटो आकर नीर को एक कोने में ले जाता है। नीर को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह बुरे लोगों से लड़ने की बजाय बुज़दिलों की तरह डर जाता है। सेटो को भी उसके लिए बुरा लगता है और तभी अचानक उसके सामने कुछ मेमोरीज फ्लैश होती हैं। इसके बाद वह कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। उस दुनिया में मेरे पास पावर्स नहीं थी, जिस तरह से मैं अपने करीबी की मदद नहीं कर पाया, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी को खोना पड़े। इसके बाद सेटो एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, यानी कि यह वही वुल्फ है जो इस इलाके में रहता है। सेंजी पास में खड़ा होकर उसकी नॉवल को कंप्लीट कर रहा था। खैर, सेटो जाकर एक एक करके सभी राइडर्स को धूल चटाने लगता है और तोरू ये देखकर नेट को वहीं छोड़कर भागने लगता है। सेटो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन नीर बीच में आकर पहली बार स्वॉर्ड निकालता है सेटो के अगेंस्ट और उसे रोकता है और कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने नेट को बचा लिया है, अब तुम्हें रुकना होगा। सेटो आउट ऑफ कंट्रोल था, इसीलिए वह नीर पर अटैक करने लगता है, पर नीर अपनी स्वॉर्ड ड्रॉप कर देता है और सेटो भी रुक जाता है। फिर वह होश में आता है और नीर से माफी मांगता है। अब यहाँ वह सबको अपनी कहानी बताता है कि कैसे अर्ली एज में उसने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया था। इसके बाद वह लोनली लाइफ जी रहा था, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़का आया जो अक्सर उसकी मदद किया करता था और उसने पहली बार किसी की काइंडनेस देखी थी। पर यह सब ज्यादा नहीं चला। उसने उसे बचाने की कोशिश की, पर अपने पैरों की वजह से वह उसे बचा नहीं पाया। सेंजी कहता है, ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ तुम्हारे पैर इसकी वजह नहीं थे, तुम मदद नहीं कर पाए क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं थी। नीर को यह सुनकर गुस्सा आता है, पर सेटो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और नीर कहता है कि तुम एक दिन बहादुर योद्धा जरूर बनोगे। इसके बाद सेंजी की नोटबुक एक बार फिर से चमकने लगती है और वह पेजेस सेटो को घेर लेते हैं। सेंजी कहता है कि तुमने भले ही कुछ गलतियां की हैं, पर तुमने इसी वजह से बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि ऑर्फनेज की सेफ्टी के लिए आसपास के मॉन्स्टर्स और डीमंस को मारना और बच्चों के लिए खाना लाना। खैर, वह बच्चे सेटो को गुड बाय कहते हैं।
इसके बाद वह यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और ठीक वहीं उसकी आंख खुलती है जहाँ ट्रककून ने उसे हिट किया था। वह लड़का उसके पास आता है और उठने में उसकी मदद करता है, जिसे देख सेटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर कैसल में वो बारटेंडर इस लेडी को, जो प्रोबेबली सचान है, वन ऑफ द फॉलन एंजल कैवारा के बारे में बताता है कि उसे गरुण में हरा दिया गया है और सेंगोकू यानी कि दूसरा फॉलन एंजल डेजर्ट में ड्वार्फ्स के सामने स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी तरफ ड्वार्फ्स के किंगडम के खिलाफ फॉलन एंजल सांगो को जंग लड़ रहा होता है। ईशा और वुल्फ ड्वार्फ किंगडम के लिए यहाँ पर होते हैं। वुल्फ इस वक्त में भी ड्रिंक कर रहा था, इसीलिए ईशा उसे बेवड़ापंथी रोककर वॉर में मदद मांगती है। इसके बाद वो अपने मैजिक सेम की एक स्क्वाड को टोर्नेडो में फंसा देता है, जिसके बाद पूरी आर्मी पीछे हट जाती है और वापस जाने लगती है। तभी ईशा टोर्नेडो में सेंजी को नोटिस करती है। इधर ड्वार्फ्स का किंग दोरान बाहरी दुनिया वालों के लिए चर्च और पोप को इसके जिम्मेदार बताता है, क्योंकि उनकी ही वजह से इतने बाहरी दुनिया वाले लोग इस दुनिया में आकर आतंक मचाने लग गए हैं। इस पर वुल्फ उसे समझाता है कि वो लोग नहीं जानते थे कि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद वही लोग डीमन लॉर्ड की जगह ले लेंगे। खैर अनेट भी यहाँ होते हैं और ईशा अनेट के बारे में पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। इस पर सेंजी कहता है कि हाँ, बदकिस्मती से वो बच तो गया पर उसका प्यारा कॉफिन टूट गया। इस पर अनेट उसे नया कॉफिन दिलाने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वुल्फ आता है और मेलॉस की नजर वुल्फ के पेट फीमेल मेलॉस से मिलती है और मेलॉस को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। इधर सेंजी वुल्फ को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस करने को मिला था। खैर इसके बाद वुल्फ और ईशा उन्हें ऑनगोइंग वॉर के बारे में बताते हैं, जो साथ में से एक फॉलन एंजल मिजर ने छेड़ी है, जिसका नाम सेंगोकू है। इस पर तमा कहती है कि उसने कैवारा नाम के एक फॉलन एंजल को पहले ही हरा दिया है। इस पर वुल्फ कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी फॉलन एंजल को हरा दो, हो सकता है वह बहुत ही कमजोर होगा। तमा कहती है ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ तक कि सेंजी के पास भारी दुनिया वालों को उसकी दुनिया में भेजने की स्किल भी है। वुल्फ कहता है हाँ मैं जानता हूँ सेंजी की पावर्स के बारे में ईशा ने बताया, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे मैजिक के सामने कुछ हैं। लेकिन पोप को सेंजी की पावर्स में इंटरेस्ट है, पर मुझे नहीं लगता कि फॉलन एंजल्स को हराने के लिए हमें सेंजी की जरूरत है। ईशा उसके बारे में बताती है कि बेशक वुल्फ इस दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन है और उसमें फॉलन एंजल को हराने का पोटेंशियल है। इधर सेंगोकू वापस लौट आया था और कल वॉर को फिर से कंटिन्यू करने की बात करता है, लेकिन बारटेंडर कहता है कि नहीं, हमें किसी और को भेजना चाहिए और फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड को इस काम के लिए चुनता है। इसके बाद हम सेंजी को देखते हैं। वो मेलॉस के लटके हुए मुंह को देखकर समझ जाता है कि वह फीमेल मेलॉस को याद कर रहा है और उससे कहता है कि देखो मेलॉस, जो तुम्हें हुआ है उसे वन साइडेड लव कहते हैं, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि वन साइडेड लव में जो पेन है उसे फील करो और हैप्पी रहो। मेलॉस को ये आइडिया पसंद नहीं आता, इसीलिए सेंजी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी इन्हें फिर से फीमेल मेलॉस दिखाई देती है और वुल्फ भी इसे लड़कियों ने घेर रखा था। वो यहाँ से जाने लगता है और सेंजी उसे फॉलो करने लगता है। वुल्फ एक छोटे से हाउस के पास आ जाता है और कहता है ये मैं कोई डोर नहीं खोलता, जिसके बाद वो कहता है कि वॉर खत्म होने के बाद वो फिर से उसके पास आएगा। यह देख सेंजी समझ जाता है कि शायद वो अपनी लवर से मिलने आया होगा, इसीलिए प्राइवेसी देते हुए जाने लगता है। अगले दिन दोरान अपने किंगडम को बचाने के लिए फिर से अपने सोल्जर के साथ वॉर में उतर जाता है। क्लियरली इस वॉर में इनकी साइड स्ट्रॉन्ग थी। तभी ईशा को दूर एक ड्रैगन दिखाई देता है, जो डीमन लॉर्ड का डार्क ड्रैगन था। पर वुल्फ कॉन्फिडेंट था और कहता है कि मैंने पहले भी कई ड्रैगन मार गिराए हैं। अब जैसे ही वो उस ड्रैगन पर अटैक थ्रो करने वाला था, वो उस पर बैठे राइडर को नोटिस करता है, जो एंजल ऑफ मिजोरी सेंगोकू की बजाय एंजल ऑफ ग्रीड थी। वुल्फ उसे देखकर फ्रीज हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। ईशा उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पर ग्रीड के सामने उसका मैजिक कुछ नहीं कर पाता। ग्रीड ईशा को छोड़ देती है और वुल्फ को अपना मास्टर बताती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। यह देख ईशा दोरान से रिट्रीट करने के लिए कहती है। इसके बाद ईशा राउंड टेबल पर सबको वुल्फ और ग्रीड के बारे में बताते हुए कहती है कि ग्रीड उसे साउथ वेस्ट में ले गई है, इसका मतलब है वो ड्रिटन टेम्पल पर गए हैं। दोरान वुल्फ पर फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि उसकी वजह से अब ये लोग हार रहे थे। इस दौरान सेंजी मेलॉस को फीमेल मेलॉस की हालत दिखाते हुए कहता है कि देखो वो इस वक्त सैड है और उसे हैप्पी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उसके मास्टर वुल्फ को ढूंढना। इसके बाद ये दोनों सीधे वहीं आ जाते हैं, उस छोटे से हाउस के सामने, और उस हाउस का डोर नॉक करते हैं। सेंजी अंदर उस लेडी से कुछ सवाल पूछने की बात करता है, पर अनएक्सपेक्टेडली डोर खुलता है और सेंजी एक ओल्ड लेडी को देखकर हैरान रह जाता है। इधर ग्रीड वुल्फ को ड्रिटन टेम्पल पर ले आई थी और वुल्फ उसे यूरिको नाम से पुकारता है। दूसरी तरफ ईशा सबको बताती है कि यूरिको वुल्फ की स्टूडेंट हुआ करती थी और वो उसे ट्रेन किया करता था,
लेकिन एक दिन अचानक उसने यूरिको को ट्रेन करना बंद कर दिया, जिसके बाद उसने ड्रिंकिंग हैबिट भी पकड़ ली। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है वुल्फ को रेस्क्यू करना। इसके लिए वो दोरान से कुछ सोल्जर्स मांगती है, पर सोल्जर्स इनफ ना होने की वजह से दोरान इसके लिए मना कर देता है। पर तमा कहती है कि अनेट, मैं और नीर और सेंजी इस काम के लिए तैयार हैं। तभी सेंजी एंट्री लेता है और उसकी गोद में वही ओल्ड लेडी जिसे देखकर अनेट का फिर से बीपी हाई हो जाता है। अब अगले दिन ये साउथ वेस्ट की ओर निकलने को तैयार थे, पर सेंजी ने दोरान से एक चीज की रिक्वेस्ट की थी जो अभी तक तैयार नहीं थी। इस पर दोरान कहता है कि जो चीज तुमने रिक्वेस्ट की है वो काफी अलग है, इसीलिए उसे बनने में वक्त लगेगा। अब यहाँ से निकलने से पहले तोरू ही इनके पाँव में गिर जाता है और कहता है कि अगर नीर बॉस ना होते तो मेरी टिकट कट चुकी होती। अब मैं उस ऑर्फनेज का ख्याल रखता हूँ। यह सुनकर नीर काफी हैप्पी होता है। तोरू इन्हें अपनी हेल्प ऑफर करता है और अपनी स्किल यूज करके एक टाइगर को एक वैन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद सब उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन सेंजी को वो बैठने नहीं देता और कहता है कि तू कहाँ आ रहा है पनौती, तूने मेरे चावेश को मारा है। इसके बाद तोरू की सब जाने लगते हैं। तमा और अनेट वन को वापस मोड़ने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है। खैर वो ओल्ड लेडी सेंजी से कहती है कि वो भी उसके साथ वुल्फ के लिए चलेगी। इसके लिए सेंजी राजी हो जाता है। इसके बाद ये सब आ जाते हैं ड्रिटन टेम्पल पर, जहाँ पर यूरिको ने सारे प्रीस्ट्स को घायल कर दिया था, और सब समझ जाते हैं कि वुल्फ और यूरिको यहीं पर हैं। अंदर जाने पर इन्हें वुल्फ सामने बंधा हुआ मिलता है। ये लोग यूरिको से वुल्फ को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके जवाब में वो कहती है, मेरा नाम यूरिको है, एक बाहरी दुनिया से आई लड़की जिसे वुल्फ ने ट्रेन किया था, पर अब मैं फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड बन चुकी हूँ। यह सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि उसे हराना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद यूरिको अपनी स्किल का इस्तेमाल करके स्केल्टन्स को सम्मान कर लेती है, जो उन पर हमला कर देते हैं। तमा, अनेट और बाकी लोग उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पर ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ईशा उससे इस सब के पीछे की वजह और उसके ईविल बनने का कारण पूछती है। इस पर यूरिको बताती है कि जब वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई थी तब वुल्फ ने उसे ट्रेन किया ताकि वह अपनी स्किल को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर सके और डीमन लॉर्ड को हरा सके। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन ब्रिटन टेम्पल पर एक और लड़की हिकारी टेलीपोर्ट होकर आई, और उसके बाद वुल्फ ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया और हिकारी को ट्रेन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब हिकारी उसके लिए वो टॉपर बन चुकी थी जो डीमन लॉर्ड को हराएगी। यह सब देख मुझे इतना बुरा लगा कि जेलसी की वजह से मेरी स्किल पूरी तरह से अनलॉक हो गई और मैंने हिकारी को अपनी पावर का इस्तेमाल करके मार डाला, और अब मैं वही चीज तुम लोगों के साथ भी करने वाली हूँ। वुल्फ ये सब देखकर सबको यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी सेंजी अपनी सवारी जो उसने दोरान से मांगी थी के साथ एक हेरोइक एंट्री मारता है और मेलॉस से उस बूढ़ी औरत को लाने के लिए कहता है। यूरिको उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो बूढ़ी औरत हिकारी थी। सेंजी कहता है, मैंने तुम्हारी छोटी बहन के बारे में सब कुछ लिख लिया है, बस तुम्हारे हिस्से का पार्ट बाकी है। ये जानकर बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये दोनों सिस्टर्स हैं। हिकारी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर यूरिको कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी वजह से मैं कभी आम लड़कियों की तरह बाहर नहीं जा पाई, ना ही स्कूल जा पाई। इसीलिए जब मैं यहाँ आई तो मैं खुश थी कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती थी, बट तुम यहाँ भी आ गई और मुझसे सब कुछ फिर से छीन लिया। इसके बाद यूरिको हिकारी को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी सेंजी बीच में आ जाता है और कहता है, चलो मुझे मेरी नॉवल के लिए अपनी कहानी बताओ। पर यूरिको को उसका इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वुल्फ बीच में आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद उसकी आधी बॉडी बूढ़ी होने लगती है। सेंजी वुल्फ से कहता है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा मेरी नॉवल में कोई काम नहीं है। इतना कहकर वो यूरिको की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद यूरिको अपनी स्केल्टन सोल्जर्स की मदद से उसे घायल कर देती है। पर सेंजी उससे कहता है कि मैं एक राइटर हूँ और तुम मुझे वो सब बता सकती हो जो तुम सच में फील करती हो। यूरिको अपनी कहानी शुरू करती है और हमें पता चलता है कि हिकारी अक्सर बीमार रहा करती थी और यूरिको को उसके फादर की एब्सेंस में उसका ख्याल रखना होता था। उसके पिता भी हिकारी पर ही ज्यादा ध्यान देते थे, जिससे वह खुद को लेफ्ट आउट या अकेला फील करने लगी थी। वो अक्सर खिड़की से बाहर लड़कियों को स्कूल जाते देखती थी। एक दिन वह स्कूल ड्रेस पहनकर बाहर घूमने के लिए गई और जब वापस लौटी तो उसके फादर उस पर इतने एंग्री हुए कि उन्होंने उसे स्लैप कर दिया क्योंकि हिकारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद वो बाहर भाग गई जहां ट्रक ने उसे हिट कर दिया और वो इस दुनिया में आ गई और यहाँ आकर भी उसने अपनी बहन को हर्ट किया। इसके बाद वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मानते हुए कहती है कि मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ बल्कि ग्रीडी हूँ। इस पर सेंजी कहता है, किसी की अटेंशन पाना कोई ग्रीड नहीं होता। तभी हिकारी यूरिको को गले लगा लेती है
और उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे कितना कुछ सहना पड़ा। इसके बाद सेंजी हिकारी को इस दुनिया में आने की असली वजह यूरिको को बताता है कि कैसे उसके जाने के बाद हिकारी अकेली और मुरझाई सी रहने लगी थी क्योंकि उसकी बहन उसके पास नहीं थी। हिकारी ने जीने की विल ही खो दी थी, जिसके बाद उसका भी ट्रक से एनकाउंटर हुआ और वो भी ड्रेटन टेम्पल पर टेलीपोर्ट हो गई। यह जानकर यूरिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो उसकी बहन के बारे में कितनी गलत थी। वुल्फ यहाँ अपनी गलती का भी एहसास करता है क्योंकि जब हिकारी यहाँ टेलीपोर्ट हुई थी तब यूरिको अपनी बहन को देखकर बहुत खुश थी कि अब वो बीमार नहीं थी। पर जब हिकारी को पता चला कि वो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए खुद को ट्रेन कर रही है तो उसने वुल्फ से रिक्वेस्ट की कि वो उसे भी ट्रेन करे ताकि इस दुनिया में यूरिको को उसके लिए जितना चाहे उतना वक्त मिल सके और वो खुश रह सके। अगर वो चाहता तो यह सब होने से रोक सकता था। खैर अब सेंजी अपना पार्ट प्ले करता है, जिसके बाद उसकी नोटबुक चमकने लगती है और टेलीपोर्टेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। वुल्फ ये देखकर समझ जाता है कि ईशा इसी चीज के बारे में बात कर रही थी। यूरिको की स्किल का असर खत्म हो जाता है और इसके बाद हिकारी, वुल्फ और बाकी सब फिर से ठीक हो जाते हैं। यूरिको वुल्फ और सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों सिस्टर्स फिर से अपनी दुनिया में लौट जाती हैं। इधर ड्वार्फ्स फिर से जीतने लगते हैं और दुश्मन को पीछे खदेड़ देते हैं। इस तरफ मिलर पोप को बताता है कि कैसे सेंजी ने फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया है। यह सुनकर पोप काफी खुश होता है और कहता है कि उसे ऐसे ही किसी सेवियर की जरूरत थी। इधर सब कुछ सही जा ही रहा था कि तभी फॉलन एंजल ऑफ मिजरी सेंगोकू आ जाता है, पर वुल्फ सबको पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इससे निपट लूंगा और टोर्नेडो मैजिक का यूज करता है। पर सेंगोकू के आर्मोर के सामने टोर्नेडो कुछ नहीं कर पाता। तोरू भी मौका देखकर पीछे से अटैक करता है, पर आर्मोर एक बैरियर बना लेता है जिससे वह भी कुछ नहीं कर पाता। तमा कहती है कि मैंने पहले भी एक को हराया है तो इससे भी मैं ही निपट लेती हूँ। इसके बाद वह अपना किंग फैन यूज करती है, लेकिन सेंगोकू उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और कहता है कि अटैक तो काफी इम्प्रेसिव है पर तुम्हें और एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसके बाद वह उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को सम्मन करता है, लेकिन एन वक्त पर नीर अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है, जिससे सेंगोकू की स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है। यह देखकर सेंगोकू उसकी तलवार देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, अपने आप को ट्रेन कर ले बच्चे, मैं फिर से वापस लौटूंगा। इतना कहकर वह वापस लौट जाता है। तमा और तोरू राहत पा जाते हैं। अब दोरान और उसकी आर्मी जीत चुकी थी, इसीलिए दोरान सबके लिए पार्टी थ्रो करता है। दूसरी तरफ सचान इनके कैसल की ही तरफ आ रही थी। सेंजी भी मेलॉस को मोटिवेट करता है और कहता है कि हमने मिलकर उसके मास्टर वुल्फ को बचाया है, तो अब शायद वह तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद वह फीमेल मेलॉस को फ्लावर देता है, पर वह बेचारे के ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद यह दोनों वापस आने लगते हैं। तभी सेंजी सचान को नोटिस करता है और उसे देखकर काफी खुश होता है कि वह फाइनली अपने अधूरे काम को अंजाम देगा। सेंजी पास की ही विंडो को कूदने के लिए चुन लेता है, क्योंकि हाइट काफी थी, काम आसानी से हो जाता। पर सचान अपने हाथ उसके हाथ से खींच लेती है और कहती है, तुम्हारी आंखें बदल चुकी हैं, इनमें मुझे जीने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तुम वो सेंजी नहीं हो जिसे मैं जानती थी। सेंजी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं पहले की ही तरह मोटिवेटेड हूँ। तभी मेलॉस, तमा, अनेट और नीर को यहाँ बुला लाता है। सचान उन्हें देखकर कहती है, तुमने शायद इस दुनिया में डेथ से ज्यादा अच्छी चीज ढूंढ ली है। इतना कहकर वह जाने लगती है। सेंजी पीछे मुड़कर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वह तब तक जा चुकी थी। तमा और अनेट को भी पता चल जाता है कि यही वो आइटम थी जिसे सेंजी ढूंढ रहा था। खैर अगले दिन ये लोग मैकेनिक के पास आते हैं सेंजी की टैम टैम को मॉडिफाई कराने के लिए, जहां सेंजी अपने होश में नहीं था। यहाँ तक कि वह पॉइजन वाली सारी पिल्स खा लेता है, पर इससे उसका कुछ नहीं होता क्योंकि पॉइजन उसकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इस दौरान नीर अपनी स्वॉर्ड को उस स्मिथ को दिखाता है, जिसे देखकर वह कहता है, यह एक ग्रेट स्वॉर्ड है, इसके काबिल तुम अभी नहीं हो, पर मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन इसे फुल पोटेंशियल में यूज कर पाओगे। स्मिथ सेंजी के व्हीकल में कॉफिन को फिट कर देता है, जिसके बाद वह गाड़ी को लेकर भाग जाता है। सब उसके पीछे भागते हैं ताकि वह अपने साथ किसी और को ना ले डूबे। इधर सचान वापस लौट आती है और काफी खुश दिखाई दे रही थी। ये एक साथ राउंड टेबल पर बैठती हैं और बारटेंडर कहता है, अब सात में से सिर्फ हम 5 लोग बचे हैं। फिर सचान बारटेंडर से कहती है, सेंजी के पास वाकई ऐसी पावर्स हैं जो हमारे खिलाफ ओवर पावर्ड हैं, इसीलिए मैं उसके लिए एकदम सही अपोनेंट हूँ। इस पर बारटेंडर कहता है, मुझे हमारी क्वीन से यही उम्मीद थी। इधर अनेट, तमा और नीर उसे ढूंढते ढूंढते अगले टाउन में आ जाते हैं। तभी एक विलेजर आता है जो कहता है कि यह विलेज ऑफ हेल्ड है जहाँ हीरो ने डार्क लॉर्ड से फाइट की थी और ये वो स्टैचू है। उसे देखकर तमा कहती है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हीरो उसे डरकर भाग रहा है। विलेजर गुस्से में कहता है,
ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल एक अजीब सा इंसान अपनी हायाबुसा लेकर इधर से गुजरा था, जिससे ये स्टैचू ऐसी हो गई। यह सुन ये लोग समझ जाते हैं कि सेंजी इधर से होकर निकला होगा। वह विलेजर टनल की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वो उस तरफ गया है, पर मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही वापस लौट आएगा, क्योंकि इस टनल को पार करने के लिए उसे 3 टेस्ट पास करने होंगे जो सीधे परियों की फोरबिडन जगह में लीड करते हैं। इधर सेंजी अपनी हायाबुसा लेकर सीधा चले ही जा रहा था कि तभी उसे आवाज आती है कि वह वापस लौट जाए। यह सुनकर वह हायाबुसा समय लगे अपने कॉफिन में सो जाता है, जिसके बाद उसके सामने एक एक करके 3 स्पिरिट आती हैं 3 टेस्ट लेने के लिए। पहली ताकत का टेस्ट, दूसरी उसकी बुद्धि का टेस्ट और तीसरी स्पिरिट का टेस्ट। लेकिन दोरान के किंगडम में बनी यह हायाबुसा एक एक करके सबको रास्ते से हटा देती है। टेक्निकली वह टेस्ट में पास हो जाता है, जिसके बाद वह परियों के फोरबिडन प्लेस पर पहुंच जाता है और लैंड करता है सीधे वहां जहां हर किसी ओताको का सपना होता है। सेंजी कहता है, लगता है फाइनली मैं स्वर्ग पहुंच गया। तभी वहां क्वीन के 2 पर्सनल गार्ड एलुलु और सोलुलु आते हैं और उसे वहां से हटने के लिए कहते हैं। लेकिन सेंजी जाने अनजाने में इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा लेता है। इसे देखकर वह दोनों उस पर गुस्सा करते हैं। खैर क्वीन अपना नाम ओवरिस बताती है और कहती है कि मैं यहाँ आने वाले को अपनी प्रोटेक्शन से ब्लेस करती हूँ और यहाँ तक सिर्फ 2 लोग ही आ पाए हैं, पहला स्टैचू वाला हीरो और दूसरा खुद सेंजी। हालांकि वह हीरो डीमन लॉर्ड को हराने में नाकाम हो गया था। ओवरिस उसे देखकर पहचान जाती है कि उसे एस्ट ने ब्लेस किया है, जिस पर सेंजी कहता है कि यह अनलिमिटेड जहरीली पिल्स उसी ने ब्लेस की हैं। ओवरिस उसे इस दुनिया में शांति लाने की एडवाइस देती है। इस पर सेंजी उसे अपनी और सचान की कहानी बताता है कि कैसे उसकी सोलमेट सचान ने उसे छोड़ दिया, इसीलिए उसे अब इस दुनिया की पीस से कोई मतलब नहीं है। पर ओवरिस कहती है कि जर्नी के अंत में उसे सचान फिर से वापस मिल जाएगी। यह सुनकर सेंजी को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद ओवरिस उसे एक सीटी देती है, जिसे वह जरूरत पड़ने पर बजाएगा तो फेरीज उसकी मदद करेंगी। इधर इन्हें लग रहा होता है कि सेंजी शायद अब जर्नी को कंटिन्यू नहीं करेगा। इस धुआंधार एंट्री के बाद वह हीरो वाली स्टैचू पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद सेंजी सीटी बजाकर सोलुलु को सम्मन करके उस स्टैचू की मरम्मत करने को कहता है। सोलुलु क्वीन से कहती है कि सेंजी ये सब करने के लिए मुझे सम्मन नहीं कर सकता, पर क्वीन कहती है कि अच्छे से मेहनत करना, स्टैचू पहले की तरह नई जैसी लगनी चाहिए। बेचारी सोलुलु इसके बाद मजदूरों की तरह काम में लग जाती है। इस तरफ पोप को उम्मीद है कि सेंजी फिर से इस दुनिया में शांति लाएगा और दूसरी तरफ बारटेंडर को लगता है कि वह विनाश का कारण बनेगा। इसी के साथ यह एनीम यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस एनीम का सीजन 2 भी आए। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।